खाली पर्स के साथ इलाज। बेबीलोन बहुत ही समृद्ध शहर था। इतने युगों बाद भी यह दुनिया के सबसे समृद्ध शहर के रूप में मशहूर है, जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की अमीरी का कारण यह था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का फार्मूला सीख लिया था। जब सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद बेबीलोन लौटे, तो उन्हें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे। परंतु अब ये काम पूरे हो गए हैं, इसीलिए ज्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल नहीं बिक रही है, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वह धन गया कहाँ? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन हमारे शहर के मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया है। वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूध छलनी में से फिसल जाता है। क्योंकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई हैं, इसीलिए ज्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है। सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे। फिर उन्होंने पूछा, इतना सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं। इसके अलावा यह भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए धन की को जबरदस्ती छीनकर कम योग्य व्यक्तियों में बांट दिया जाए। सम्राट ने पूछा, सब लोग यह क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है, ताकि मेरे शहर का हर आदमी अमीर बन जाए? क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है महाराज, परंतु उन्हें सिखाएगा कौन? पुरोहित पुरोहित और पुजारी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें धन कमाने के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। सम्राट ने पूछा, वजीर, दौलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन जानता है? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है? मेरे काबिल वजीर, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। अरकत के सिवा और कौन हो सकता है? वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे सामने पेश करो। अगले दिन सम्राट के आदेश के अनुसार अरकत उनके सामने उपस्थित हुआ। हालांकि उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, परंतु वह अब भी चुस्त और फुर्तीला था। सम्राट ने कहा, अरकत, क्या यह सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? लोग ऐसा कहते हैं महामहिम, और कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। तुम इतने दौलतमंद कैसे बने? उन अवसरों का लाभ लेकर जो हमारे श्रेष्ठ शहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ नहीं था, सिर्फ दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सम्राट ने आगे कहा, अरकत, हमारे शहर की स्थिति बहुत गंभीर है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही दौलत कमाने का तरीका जानते हैं, इसीलिए धन पर उनका एकाधिकार हो गया है। जबकि हमारे अधिकांश नागरिक यह नहीं जानते हैं कि वे अपनी आमदनी में से बचत करके दौलतमंद कैसे बने। मैं चाहता हूं कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए, इसलिए इसमें बहुत से दौलतमंद लोग होने चाहिए। इसके लिए हमें सभी लोगों को यह सिखाना होगा कि अमीर कैसे बना जाता है। मुझे बताओ अरकत, क्या दौलतमंद बनने का कोई रहस्य या फार्मूला है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? महामहिम, जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरे को भी सिखाया जा सकता है। सम्राट की आंखों में चमक आ गई। अरकत, तुमने वही शब्द बोल दिए हैं जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में अपना सहयोग दोगे? क्या तुम लोगों को सिखा सकते हो कि जो आगे चलकर दूसरों को सिखाएं, जब तक कि हम अपने शहर के हर नागरिक को अमीर बनने का फार्मूला न सिखा दें? अरकत ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूँ और आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरे पास जितना भी ज्ञान है, मैं उसे अपने साथी नागरिकों की बेहतरी और सम्राट की संतुष्टि के लिए खुशी खुशी दूंगा। अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए 100 लोगों का प्रबंध कर दें, तो मैं उन्हें खाली पर्स के साथ इलाज बताऊंगा। कभी मेरा पर्स भी बेबीलोन का सबसे खाली पर्स था, परंतु मैंने इन 7 इलाजों से उसे मोटा कर लिया। 15 दिन बाद सम्राट के हुक्म से 100 लोग शिक्षण मंदिर के बड़े हाल में एकत्रित हुए। वे अर्धवृत्त के आकार में बैठे थे। अरकत एक छोटे चबूतरे के पास बैठा था, जहां पवित्र दीपक जल रहा था, जिसमें से एक अजीब और अच्छी खुशबू आ रही थी। जब अरकत उठा तो एक विद्यार्थी ने अपने पड़ोसी को कोनी मारते हुए कहा, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को देखो, परंतु वह भी हम लोगों की तरह ही इंसान है। अरकत ने बोलना शुरू किया, हमारे महान सम्राट के आज्ञाकारी सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। चूंकि मैं भी कभी धन की प्रबल इच्छा रखने वाला गरीब युवक था, चूंकि मैंने अपने ज्ञान की बदौलत प्रचुर दौलत हासिल की है, इसीलिए सम्राट चाहते हैं कि मैं आपको वह ज्ञान प्रदान करूं ताकि आप भी दौलतमंद बन सकें। मेरी जीवन यात्रा बहुत गरीबी से शुरू हुई थी। मेरे पास ऐसा कोई लाभ नहीं था
जो आपके या बेबीलोन के बाकी नागरिकों के पास न हो। उस समय मेरे पास एक बहुत पुराना पर्स था। वह हमेशा खाली रहता था और मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी। मैं चाहता था कि मेरा पर्स मोटा रहे और इसमें सोने के सिक्के खनखनाते रहें। इसीलिए मैं खाली पर्स के इलाज खोजने में जुट गया। मुझे कुल 7 इलाज मिले। आज मैं आप लोगों को खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा जो बहुत लोगों को दौलतमंद बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे इन इलाजों पर अमल करें। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको खाली पर्स के 7 इलाजों में से एक-एक इलाज बताऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनें, मेरे साथ बहस करें, आपस में चर्चा करें। ये सबक अच्छी तरह सीख लें ताकि आप भी अपने पर्स में दौलत का बीज बो सकें। सबसे पहले तो आपको इस ज्ञान से लाभ उठाकर दौलतमंद बनना होगा। इसके बाद ही आप इस काबिल बनेंगे कि आप ये सबक दूसरों को सिखा सकें। मैं आपको पर्स मोटा करने के आसान तरीके सिखाऊंगा। यह दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है। कोई भी आदमी बाकी सीढ़ियां तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक वह इस पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से अपने कदम न रख ले। अब हम पहले इलाज पर विचार करते हैं। पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अरकत ने दूसरी पंक्ति में बैठे एक विचार मगन व्यक्ति से पूछा, मेरे प्रिय मित्र, आप क्या करते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक नकल नवीस हूँ और मृदा पत्रों पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी, इसीलिए आपके पास भी दौलतमंद बनने का उतना ही अवसर है जितना कि मेरे पास था। फिर अरकत ने पीछे की तरफ बैठे एक लाल चेहरे वाले आदमी से पूछा, आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं मांस बेचता हूँ। मैं किसान से बकरियां खरीद कर उन्हें ज़िबह करता हूँ और फिर उनका मांस गृहिणियों को तथा उनकी खाल जूते बनाने वालों को बेचता हूँ। क्योंकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं, इसीलिए आपके पास भी सफल होने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। इस तरह अरकत ने यह पता लगाया कि हर आदमी कौन सा काम करके अपनी आजीविका कमाता है। सब लोगों से सवाल पूछने के बाद उसने कहा, अब मेरे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से काम और श्रम होते हैं जिनसे इंसान धन कमा सकता है। कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है। काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की तरफ मोड़ लेता है। इसीलिए आपके पर्स में आपकी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी धारा बहती रहती है। क्या यह सच नहीं है? सब लोगों ने कहा कि यह सच है। अरकत ने कहा, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो क्या यह समझदारी पूर्ण नहीं है कि आप दौलत के उस स्रोत का उपयोग करना शुरू करें जिसे आपने पहले से स्थापित कर रखा है। इस पर भी वे सब सहमत हो गए। फिर अरकत अंडों के एक गरीब व्यापारी की ओर मुड़ा। अरकत ने उससे पूछा, अगर आप किसी डलिया में हर सुबह 10 अंडे रखें और हर शाम को उसमें से 9 अंडे निकालें तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वह डलिया पूरी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूँ उसमें से एक अंडा कम निकालता हूँ। अरकत मुस्कुराते हुए कक्षा की ओर मुड़ा। क्या आप में से किसी का पर्स खाली है? वे लोग पहले तो खिसियाकर हंसे, फिर उन्होंने मजाक में अपने खाली पर्स को लहराकर अरकत को दिखाए। अरकत आगे बोला, ठीक है, अब मैं आपको खाली पर्स का पहला इलाज बताता हूँ। आप वही करें जिसका सुझाव मैंने अंडे के व्यापारी को दिया था। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपनी सिर्फ 90% आमदनी ही खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। यह सबक बहुत साधारण लगता है, परंतु साधारण होने के कारण मेरी कही बात को हल्के में ना लें। सत्य हमेशा साधारण होता है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दौलत कैसे इकट्ठी की। मैंने भी इसी तरह शुरुआत की थी। पहले मेरा पर्स भी हमेशा खाली रहता था और मैं इसे कोसा करता था क्योंकि इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने अपने पर्स में 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो यह भारी होने लगा। इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा। अब मैं आपको एक विचित्र सत्य बताता हूँ जिसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90% आमदनी रखी तब भी मेरा खर्च उतनी ही अच्छी तरह से चलता रहा। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था लगभग उतनी ही कड़की में रहा। इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज्यादा आसानी से आने लगा। निश्चित रूप से यह देवताओं का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचाकर रखता है और उसे खर्च नहीं करता है उसके पास धन ज्यादा आसानी से आता है। इसी तरह यह भी सही है कि धन खाली पर्स वालों के पर मेहरबान नहीं होता है। आप किस चीज को पाने के ज्यादा इच्छुक हैं? क्या आपके लिए रोजमर्रा की तत्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है
आभूषण, वस्त्र, सजावट की चीजें, बेहतरीन व्यंजन, ये चीजें जल्दी ही चली जाती हैं और भुला दी जाती हैं। या फिर आपके लिए दूरगामी इच्छाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है? विशाल जायदाद, स्वर्ण, भूमि, मवेशी, व्यापार, आमदनी देने वाले निवेश। आप अपने पर्स में जो सिक्के निकालते हैं उनमें से आपकी तत्कालिक इच्छाएं पूरी होती हैं। आप अपने पर्स में जो सिक्के बचाते हैं उनसे आपकी दूरगामी इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे विद्यार्थियों, यह खाली पर्स का पहला इलाज था जिसे मैंने खोजा था। मैं पर्स में 10 सिक्के डालता था और उनमें से सिर्फ 9 सिक्के खर्च किया करता था। आप लोग इस पर आपस में चर्चा करें और अगर किसी को इसमें कोई गड़बड़ नजर आए तो वह कल मुझे बता दे। दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित करें। अर्कद ने दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे यह पूछा है, जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है तो वह अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है? कल आप में से कितनों के पर्स खाली थे? सबने जवाब दिया, हम सबके। परंतु आपकी आमदनी समान नहीं है। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कमाते हैं, कुछ का परिवार ज्यादा बड़ा है, इसीलिए उनका पालन पोषण करने में ज्यादा खर्च करते हैं। परंतु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आप सबके पास पर्स एक जैसे यानी खाली थे। अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा। वह सच्चाई यह है कि हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम उन्हें रोकने की कोशिश न करें। आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच में फर्क को नजरअंदाज न करें। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती हैं, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज्यादा होती हैं। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। सभी लोगों के पास उससे ज्यादा इच्छाएं होती हैं जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं अपनी दौलत के कारण अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह सही नहीं है। मेरे समय की सीमा है, मेरी शक्ति की सीमा है। मैं जितनी यात्रा कर सकता हूँ उसकी दूरी की सीमा है। मैं जो खा सकता हूँ उसकी भी सीमा है। मैं जितने उत्साह से आनंद ले सकता हूँ उसकी भी सीमा है। किसान खेत में जहां भी खाली जगह छोड़ता है वहां पर खरपतवार उगाती है। उसी तरह जहां भी इच्छाओं के संतुष्ट होने की संभावना होती है वहां इंसानों के मन में इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इच्छाएं असीमित होती हैं, परंतु जिन इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं वे सीमित होती हैं। अपनी जीवन शैली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छी तरह सोचें। ऐसा करने पर आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिलेंगे जिन्हें कम या खत्म किया जा सकता है। यह लक्ष्य बना ले कि आप जो भी सिक्कों का खर्च करें उसके बदले में आपको 100% संतुष्टि मिले। इसीलिए आप जिन चीजों के लिए खर्च करना चाहते हो उन्हें लिख लें। सिर्फ आवश्यक चीजों को चुनें। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी से संभव हो। बाकी सब चीजों को हटा दें और उन्हें अपनी असीमित इच्छाओं का हिस्सा मान लें। जो संतुष्ट नहीं होंगी उनका अफसोस न करें। फिर अपने आवश्यक खर्च का बजट बना लें। उस 10वें हिस्से को छुएं भी नहीं जो आपने पर्स को मोटा कर रहा है। इसे अपनी प्रबल इच्छा बना लें जो संतुष्ट हो रही है। अपने बजट पर मेहनत करते रहें और इसमें फेरबदल करते रहें। अपने पर्स को मोटा बनाए रखने की दिशा में बजट को अपना पहला सलाहकार बनाएं। इस पर लाल और सुनहरे वस्त्र वाले एक आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे जिंदगी की अच्छी चीजों का आनंद लेने का हक है। इसीलिए मैं बजट की गुलामी का विरोध करता हूँ जो यह तय करता है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ और किन चीजों के लिए कर सकता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि इससे मेरी जिंदगी का आनंद कम हो जाएगा और मैं बोझ उठाने वाले खच्चर की तरह बन जाऊंगा। इस पर हरकत ने जवाब दिया, मेरे मित्र, आपका बजट कौन बनाएगा? उस आदमी ने कहा, मैं खुद। मान ले कि कोई खच्चर अपने बोझ का बजट बनाए तो वह इसमें क्या शामिल करेगा? क्या वह इसमें रत्न, कालीन और सोने की भरी सिल्लियां शामिल करेगा? बिल्कुल नहीं। वह इन कीमती चीजों को अपने बोझ में शामिल नहीं करेगा। इसके बजाय वह उस बोझ में घास, अनाज और रेगिस्तान के लिए पानी की मशक रखेगा। बजट का उद्देश्य यह है कि आपका पर्स मोटा बने। बजट आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में आपकी मदद करता है। आवश्यकताओं के अलावा यह आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा करने में भी आपकी मदद करता है। बजट द्वारा आप साधारण इच्छाओं से अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं की रक्षा करते हैं ताकि वे पूरी हो सकें। आपका बजट अंधेरी गुफा में चमकती मशाल की तरह आपको दिखाता है कि आपके पर्स में कहाँ छेद हो रहे हैं और यह उन छेदों से को सिलने में आपकी मदद करता है। बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंत्रित करता है ताकि आप सिर्फ निश्चित और संतुष्टिदायक उद्देश्यों के लिए ही खर्च करें। खाली पर्स का यह दूसरा इलाज है। अपने पर्स का बजट
बना लें ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे और आप 90% आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सकें तथा उन्हें संतुष्ट कर सकें। तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अरकत ने तीसरे दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा कि अब आप देखेंगे कि आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं, अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपके बढ़ते हुए खजाने की रक्षा हो सके। इसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा धन कंजूस आदमी को संतोष देता है परंतु आमदनी को बढ़ाता नहीं है। अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है, उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। हम अपने धन या बचत से मेहनत कैसे करवा सकते हैं? निवेश करके। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण था और उसमें मेरी सारी बचत डूब गई थी। यह कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने अपना पहला लाभकारी निवेश तब किया जब मैंने ढाल बनाने वाले आगार को कर्ज दिया। वह ढाल बनाने के लिए हर साल समुद्र पार से बहुत सारा कांसा खरीदता था। चूंकि इतना कांसा खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं रहती थी, इसीलिए वह उन लोगों से उधार ले लेता था जिनके पास अतिरिक्त धन होता था। अगार एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति था। जब उसकी ढालें बिक जाती थी तो वह अपना कर्ज तो चुकाता ही था, उस पर उदारता से ब्याज भी देता था। उसे दोबारा कर्ज देते समय मैं उसके चुकाए गए ब्याज को भी कर्ज में जोड़ देता था और इस तरह से न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ती थी बल्कि मेरी आमदनी भी बढ़ जाती थी। जब मेरी पूंजी सूद समेत मेरे पर्स में लौटती थी तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, दौलत पर्स में खनखना रहे सिक्कों से नहीं बनती है। दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है। दौलत का अर्थ धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है। हर इंसान यही तो चाहता है। आप में से हर एक की भी यही इच्छा तो है कि आपके पर्स में आमदनी लगातार आती रहे, भले ही आप मेहनत करें या कहीं सैर सपाटे पर चले जाएं। मेरी आमदनी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इतनी ज़्यादा कि मुझे बहुत अमीर कहा जाता है। अगर को मैंने जो कर्ज दिया था वह लाभकारी निवेश के क्षेत्र में मेरा पहला प्रशिक्षण था। इस अनुभव से मुझे जो ज्ञान हासिल हुआ वह मेरे बहुत काम आया। मेरी जमा पूंजी बढ़ने पर मैंने दूसरों को भी कर्ज दिया और लगातार निवेश करता रहा। पहले तो कुछ जगहों से और बाद में बहुत सी जगहों से मेरे पर्स में धन की सुनहरी धाराएं बहकर आने लगी, जिनका मैं अपनी सूझबूझ से मनचाहा प्रयोग कर सकता था। देखिए, अपनी छोटी सी आमदनी से मैंने सुनहरे सेवकों की सेना तैयार कर ली, जिनमें से हर सिक्का या सैनिक मेरे लिए काम करता था और धन कमाता था। उन्हीं की तरह उनकी संतानें भी मेरे लिए काम करती थी और फिर उनकी संतानें, जब तक कि उनके संयुक्त प्रयासों से मुझे काफ़ी आमदनी नहीं होने लगी। जब आमदनी अच्छी हो तो धन तेजी से बढ़ता है, जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे कि एक किसान ने अपने पहले पुत्र के जन्म के समय एक साहूकार को एक के पास चांदी के 10 सिक्के ब्याज पर जमा करा दिए। उस साहूकार ने कहा कि जब उसका पुत्र 20 साल का हो जाए तो वह मूलधन को सूद सहित लौटा दे। साहूकार हर 4 साल में 25% ब्याज देने को तैयार हो गया। किसान अपने पुत्र के लिए यह धन अलग रख रहा था, इसीलिए उसने साहूकार से कहा कि वह ब्याज को भी मूलधन में जोड़ता रहे। जब वह लड़का 20 साल का हुआ तो किसान एक बार फिर साहूकार के पास गया और अपनी जमा पूंजी की गई राशि के बारे में पूछताछ की। साहूकार ने बताया कि चूंकि उसकी रकम चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही थी, इसीलिए उसने चांदी के जो 10 सिक्के जमा किए थे वे अब बढ़कर 30.5 सिक्के हो गए हैं। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। चूंकि उसके पुत्र को अभी धन की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने वह धन साहूकार के पास ही जमा रहने दिया। जब पुत्र 50 साल का हुआ, इस दौरान उसका पिता इस दुनिया से जा चुका था, तो साहूकार ने हिसाब चुकता करते हुए पुत्र को चांदी के 175 सिक्के दिए। इस तरह 50 साल में यह निवेश चक्रवृद्धि ब्याज के कारण लगभग 17 गुना बढ़ गया था। यह खाली पर्स का तीसरा इलाज है। हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें जब तक कि यह और सिक्के पैदा ना करे। ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करते हैं, यह सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे।